नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक द्वार पे। आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आशा करते हैं आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब के वीडियो में आपने देखा होगा या आपने सीटेट में प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में समानतः कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज टिपिकली शो विच कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपना एक कॉपी पेन लेके बैठें और अनुमान से बिना आंसर देखे आप कोशिश करें करने का, और उसके बाद फाइनल आंसर आप बता सकते हैं मुझे, जो आपने कितना आंसर किया है। तो इसका पहला जो का आंसर हो जाएगा एक, ए, यानी अहंकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। सेकंड क्वेश्चन, इन बायोगॉस्की के सिद्धांत निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का अर्थ है। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर ए होगा, स्वतंत्र प्रदर्शन और समान प्रदर्शन के बीच का अंतर। तीसरा है प्रश्न, शिक्षक के दौरान सीखने में सुधार के लिए मुख्यतः किस आकलन का प्रयोग किया जाता है? कौन से? फॉर्मेटिव, सबमिटिव। तो आपने पढ़ा है फॉर्मेटिव आकलन जो ड्यूरिंग शिक्षण यानी पूरे साल चलता रहता है, जिसमें हम क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट या PT1 PT2 ये जो चलता रहता है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और सबमिटिव क्या होता है? जो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा मुख्यतः दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। कोलबर्ग के अनुसार ये किससे संबंधित है? आपने कोलबर्ग थ्योरी पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोलबर्ग की थ्योरी डाल देता हूँ, आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका होगा परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन ए है। दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा के साथ कौन सी गतिविधियां सबसे अधिक संगत है? चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। तो इसमें है सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट जितना ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, उससे उसकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स इंक्लूसिव मतलब सभी को शामिल करना, और लर्नर्स लर्न टुगेदर विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट। चाहे वो कैसे भी हो, किसी बैकग्राउंड को हो, विकलांग हो या नॉर्मल बच्चे हो, सभी को एक साथ एक छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न 7 है, निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप का आपने पढ़ा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, या आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन। तो बाह्य आंतरिक मोटिवेशन मतलब बच्चे को अंदर से मोटिवेट होना। जैसे अब इसमें देख सकते हैं, दंड का भाई ये तो बाहर की चीज़ है, पुरस्कार ये भी बाहर की चीज़ है, माता पिता का दबाव ये भी बाहर की चीज़ है। तो इसमें अंदर से क्या होगा? गतिविधि में स्वयं की रुचि, इंटरेस्ट इन द एक्टिव इटसेल्फ। आंसर ये हो जाएगा इसका। कौन सा कौन सा संबंधित अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखने पर बल देता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा ए, सोशल लर्निंग थ्योरी। अगला है प्रश्न 9, विद्यार्थियों से किस समस्याओं के विभिन्न समाधान समझने को कहना मुख्यतः किसका किसका विकास करता है? विद्यार्थियों में से किसी समस्या के विभिन्न समाधान समझाने के कहना मतलब किसका विकास करता है? तो आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग। हमने डिटेल में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझा है वीडियो में। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में सही कथन क्या है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जैसे सभी
अपनी पेस से लर्निंग करता है, कोई बहुत तेज़ी से एक बार में कंसेप्ट समझ में आ जाता है, किसी को बार-बार चीज़ें समझनी होती है, बार-बार पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंडिविजुअल यानी अगर हम क्लास में देखें या परिवार में देखें या समाज में जहाँ भी देखें, जितने भी इंडिविजुअल है कोई एक समान नहीं है। कोई ना कोई उसमें अब चाहे इवन जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, एक माता-पिता के जन्मे हुए एक साथ जन्मे हुए बच्चे क्यों ना हो, उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा किसी न किसी लेवल पे। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, बच्चों की सीखने की गति और शैली अलग हो सकती है। अगला है प्रश्न 11, एकोमोडेशन इन पियाजे थ्योरी मीन्स एकोमोडेशन समायोजन। समायोजन क्या है? जो मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन एंड एग्जिस्टिंग स्कीमा। अगला है स्कैफोल्डिंग रेफर टू। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग का सिंपल अर्थ होता है सीखने में सहायता के लिए अस्थायी सहयोग। कुछ टेम्पररी सपोर्ट जब करता है टीचर, जैसे परमानेंट सपोर्ट नहीं, टीचर एज ए गाइड, जब भी कोई प्रॉब्लम आए फंसे तभी जाके उनको सपोर्ट करे, इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग का अर्थ। यही है स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? तो दंड देना नकारात्मक हो सकता है। अब देखिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं हम, जैसे इसमें देखिए दंड देना नकारात्मक है, सही कार्य का की उपेक्षा करना ये भी नकारात्मक है। सही कार्य करे हमें पनिशमेंट करना चाहिए, दंड कभी नहीं देना चाहिए बच्चों को। सहभागिता सभी गतिविधियां हटा देना ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है बार बार होने वाली गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को कमजोर, अब देखिए इसमें क्या करना चाहिए, ये चार ऑप्शन है। त्रुटि का विश्लेषण कर रचनात्मक प्रतिक्रिया करना, बच्चों को कमजोर कहना, सहभागिता रोकना और सार्वजनिक रूप से तुलना करना। तो इसमें ये तीनों जो है लास्ट बी सी और डी ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। एक बात हम जब भी सीटेट की तैयारी करते हैं या बीएड में मतलब टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन है वो उसे चाइल्ड सेंट्रिक सोचना है, जिसमें बच्चे की भलाई क्या हो सकता है। टीचर सेंट्रिक या टीचर का सहयोग, टीचर को जहाँ से मतलब लगेगा जो टीचर सेंट्रिक, टीचर के एंगल से ये सही है ये नहीं है, ये बच्चे के एंगल से क्या सही हो सकता है। एक बच्चा बन के उस टाइम सोचना है। जो अगर एक बच्चा है तो उसके लिए पनिशमेंट गलत है या सही है? तो गलत है। उनके लिए कैसा माहौल होना चाहिए? उनके लिए त्रुटि का विश्लेषण होना चाहिए, रचनात्मक होना। अब कमजोर कहना, सहभागिता को रोकना, तुलना करना, तो ये सब बच्चों के एंगल से सही नहीं है। किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसको अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा इसी एंगल से आपको सोचना है, जो कैसे बच्चों को क्या अच्छा लग सकता है, एक आइडियल वे में सोचना है। एक आइडियल कंडीशन क्या हो सकता है, एक बच्चे के लिए क्या हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगला है रचनात्मक सीखने की किस रूप में देख, रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म सीखने को किस रूप में देखता है? तो इसका देखेंगे ज्ञान की सक्रिय निर्माण, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, पेसिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ओनली मेमोराइजेशन और टीचर ओनली एक्टिविटी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ज्ञान का सक्रिय सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित से कौन सा कार्य उच्च स्तरीय चिंतन, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स इसे बोला जाता है, कई बार शॉर्ट्स में लिखा जाता है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो निम्नलिखित कौन सा कार्य उच्च स्तरीय चिंतन का बेहतर आकलन करता है? तो समाधान को औचित्य बताना, जस्टिफाई अ सॉल्यूशन। अगला है गुड लर्नर या गुड लर्निंग एनवायरनमेंट शुड कैसा होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? तो जहाँ पे प्रश्न और सहभागिता को प्रोत्साहित मिले, ऑप्शन ए। अगला है बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी विद्यार्थी विभिन्न अब ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका ये सबका आंसर ऑलमोस्ट ये है, ये थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा।
लेकिन मैंने जब ऐसा बनाया तो मैंने कहा पहला ही आंसर देके सबको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका पहला जो है आंसर, इसका पहला आंसर इसमें भी होगा, विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अलग क्षमताएं दिखा सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर के अनुसार अलग अलग कार्य देन या रिडीनेस कॉल कहलाता है, कार्य दबाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, विविधिकृत शिक्षण। अगला है कौन सी गतिविधि लोकतांत्रिक कक्षा व्यवहार, डेमोक्रेटिक वैल्यूज या क्लासरूम को बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम मतलब सभी की इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आंसर ए हो जाएगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमें दो चीज़ें यहाँ समझनी है, इसका आंसर हम देखेंगे बाद में। उपचारात्मक यानी पहले रिमेडी, पहले उपचार, यानी जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करना, और डायग्नोज मतलब बीमारी की पहचान करना, और जैसे ही बीमारी की पहचान करें तो हम रेमेडी, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें रेमेडी देते हैं यानी मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे ही शिक्षण में होता है, पहले हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हमें बच्चों की पहचान करनी है, जो क्या उसमें कमी है, कहाँ पे लैक हो रहा है शिक्षण में, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस लेवल पे, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अनुसार उनको हम शिक्षण देंगे। तो अगर इसका देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षण, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, यानी ऑप्शन ए, एड्रेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधि है, गतिविधि बोला कौन से उपयुक्त गतिविधि है विकासात्मक रूप से, तो उपयुक्त गतिविधि जिसमें सबको प्रदर्शन करने की, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन हो, आयु और आवश्यकताओं के अनुसार उस गतिविधियां करना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यूजिंग एट्रैक्टिव सुटेड टू लर्नर्स एज एंड नीड्स, उनके आयु के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार जो गतिविधि करे वही उपयुक्त गतिविधि है, नीड के अनुसार। अगला है सहपाठी अधिगम उपयोगी है क्योंकि यह पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग बड़ा अच्छा कंसेप्ट आज की डेट में, नया तो नहीं कह सकते हैं, पुराना कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ही कम किया गया है इस पे। पीयर लर्निंग क्या है, यानी दोस्तों से सीखना। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे टीचर से नहीं सीखते लेकिन अपने दोस्तों से अच्छे से सीख जाते हैं, अगर वो दोस्त उनको समझा दे तो सहपाठी अधिगम उपयोगी है क्योंकि क्योंकि अंतःक्रिया और साझा समझ को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स इंट्रैक्शन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अब उनके दोस्त हैं तो उनकी क्या है, समझ एक समान होगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों में इंट्रैक्शन अच्छा है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए आंसर होगा, जिसमें प्रमोट्स इंट्रैक्शन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अगला है विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो अर्थपूर्ण यानी कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए तभी हो सकता है मीनिंगफुल, जब हम पुराने नॉलेज को नए ज्ञान से जोड़ पाए, नहीं तो क्या होगा, केवल तथ्यों को दोहराना, प्रश्नों से बचना, नोट्स को नकल करना, इससे उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगला है शिक्षक खुले प्रश्न पूछता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपने सुना होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे जिसका आंसर हाँ या ना में हो, इसे बोला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या, जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो शिक्षक खुले प्रश्न पूछता है, इससे मुख्यतः क्या प्रोत्साहित होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रूट लर्निंग, पेसिव बिहेवियर और मैकेनिकल कॉपी। तो पहले मैंने बताया जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर हम कहें तो हाँ या ना में आंसर देना,
ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर, और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर तब दे सकता है बच्चा जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट से या कंटेंट रिलेटेड, उनकी समझ की विकास हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन। अगला है विद्यार्थी केंद्रित आकलन की पहचान है। विद्यार्थी यानी चाइल्ड सेंट्रिक असेसमेंट। चाइल्ड सेंट्रिक असेसमेंट यानी जिसमें चाइल्ड को सेंटर में मान के असेसमेंट करते हैं, टीचर सेंट्रिक नहीं। यहाँ टीचर, तो इसमें देखा जाता है, इसका देखो आंसर, तो सीखने को समझने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग, सीखने को समझने के लिए विभिन्न यूजिंग वेरिड मेथड्स टू अंडरस्टैंड लर्निंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? तो आपने पियाजे के चारों स्टेज अच्छे से पढ़ा है, तो आराम से आप आंसर इसका लगा सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, संरक्षण। नेक्स्ट है बायगॉट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के किस कारक को महत्व दिया है? तो बायगॉट्स्की का आपने पढ़ा होगा, उसका थ्योरी का नाम ही है सोशल इंटरेक्शन इन लैंग्वेज, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका भाषा यही है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो खेल कोई शिक्षक कई देखो, पहला है खेल संज्ञानात्मक, सामाजिक व भावनात्मक विकास में सहायक होता है। यानी गेम जो है बच्चों को संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशल और इमोशनल कंट्रोल सिखाता है। कैसे? अब खेल में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे माइंड का यूज करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं खेलते समय। अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है या वॉलीबॉल खेल रहा है या कबड्डी खेल रहा है, कोई भी खेलता है, तो अपना दिमाग का वहाँ, तो उसमें उससे क्या हुआ, उनका संज्ञानात्मक, खेल संज्ञानात्मक। सामाजिक कैसे? टीम के रूप में काम करता है। इंडिविजुअल यहाँ पे जीतने की बात नहीं होती है, हमेशा ग्रुप में या ग्रुप में खेलते हैं बच्चे, तो सामाजिक, उस पर सामाजिक भाव। और इमोशनल, अगर हार और जीत दोनों में उनको समझाया जाता है जो समान बने रहना है, न हार में ज़्यादा हतोत्साहित होना है और न जीत से ज़्यादा उत्साहित हो जाना है। यानी दोनों कंडीशन में एक तटस्थ बने रहना है। तो इससे क्या हुआ, इनके अंदर भावनात्मक विकास भी होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर एक। अगला है अधिगम अक्षमताओं को किस रूप में समझना चाहिए? लर्निंग डिसेबिलिटीज को किस रूप में समझना चाहिए? तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब किसी एंगल से कठिनाइयाँ हो, लर्निंग में कोई ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो स्पेसिफिक डिफिकल्टी इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग, सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कठिनाइयाँ। ऑप्शन ए। अगला है विच टीचर रिस्पॉन्स प्रमोट सेल्फ स्टीम, कौन सी शिक्षक प्रतिक्रिया आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है? प्रयास और प्रगति को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस, ये इसमें आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है, बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अगला है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? बाह्य, ये बाहर से अभिप्रेरणा, जैसे दंड देना, रिवार्ड देना, मेडल देना, पुरस्कार देना, ये क्या है? बाहर से देने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा होगा? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना, जिज्ञासा के कारण पढ़ना, आनंद के लिए पहेली करना और रुचि के कारण सीखना। तो बाह्य अभिकरण क्या है? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना, जिज्ञासा यानी इंटरनल डिजायर है इनकी, आनंद उनका इंटरनल है, रुचि इंटरेस्ट ये इंटरनल है। तो ये तीनों इनका इंटरनल डिजायर है, इंट्रिंसिक कह सकते हैं इसे। और केवल पुरस्कार, जैसे मैंने पहले बोला, पुरस्कार, पनिशमेंट, मेडल, इसके लिए मोटिवेशन होना, ये बाह्य मोटिवेशन है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षक किसी अवधारणा को पढ़ाते समय वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसमें विद्यार्थियों को क्या सहायता मिलती है? रियल एग्जाम्पल से क्या मिलता है? बच्चे क्या करते हैं, इससे रियल लाइफ एग्जाम्पल होने से वो कनेक्ट हो पाते हैं, और जब उनका कनेक्टिंग होता है
तो उनका अधिगम अच्छा होता है, यानी वो अच्छे से सीख पाता है उस चीज़ को। जब अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं तो उनको इसी उनका सीखना आसान हो जाता है, और ऐसी लर्निंग परमानेंट लर्निंग हो जाती है, वो भूलता भी नहीं है बच्चा। तो इसीलिए रिलेट लर्निंग टू एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है विच अप्रोच बेस्ट हैंडल्स डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, यानी कक्षा में विविधता से निपटने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है कक्षा में विविधता के लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, टीचर को एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर को बायस नहीं होना चाहिए, टीचर को एक ए- एक कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए, अप्रोच होना है, सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में ये सारी मिलेगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है द टर्म रेडीनेस इन लर्निंग रेफर टू, अधिगम में तत्परता का क्या अर्थ है। तत्परता, रेडीनेस, तत्परता मतलब अधिगम के लिए विद्यार्थियों की तैयारी, रेडीनेस। तो रेडीनेस में यानी स्टूडेंट लर्निंग के लिए तैयार है, जैसे सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के गया स्कूल, प्रार्थना किया, यानी आपने ये रेडीनेस किया, बच्चों को तैयार किया पढ़ने के लिए। उसके बाद उनकी क्लासेस लगनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे पहले का जितना भी है, ये सारे रेडीनेस का पार्ट है। अगला है प्रश्न नंबर 36। कौन सा कक्षा प्रश्न मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देता है। मेटाकॉग्निशन हमने अच्छे से समझा है। मेटाकॉग्निशन, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैंने जो वीडियो डाला है सीपीडी का, वो अगर आप एक बार देखेंगे, अच्छे से ही देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको ये देखने से फिर ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, समझा है साथ में। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। तो आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद कौन सा कक्षा प्रश्न मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देता है। मेटाकॉग्निशन, तो मेटाकॉग्निशन में हाउ डिड यू अराइव द सेम आंसर, यानी आप कैसे पहुंचते हैं अपने संज्ञानात्मक खोज से, आप कैसे वहां तक पहुंचते हैं, इसमें टीचर की क्या भूमिका होती है, तो वहां आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। मेटाकॉग्निशन मीन्स क्या होता है। मेटाकॉग्निशन मीन्स अपने चिंतन और अध्ययन के बारे में चिंतन करना, थिंकिंग अबाउट वन ऑन थिंकिंग लर्निंग, मेटाकॉग्निशन। अगला है प्रश्न नंबर 38। अधिगम में गलतियां का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। अधिगम में गलतियों को सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रीट देम एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, उन्हें प्रतिक्रिया और सुधार के अवसर के रूप में देखना, ये आंसर हो जाएगा। अगला है विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपको पढ़ना भी है एक बार। तो डेवलपमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो सही क्या होगा, विकास एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अनेकों कारण से प्रभावित होता है, जैसे आपने उसे पढ़ा है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर है जो विकास या डेवलपमेंट को इफेक्टिव प्रभावित करता है। अगला है प्रश्न 40। शिक्षक विद्यार्थियों के समूह में मिलकर समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसे मुख्यतः क्या विकसित होता है। यानी टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों के समूह में जाके उनको समस्या हल करने में सही। तो ये कैसा हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, सहयोग और सामाजिक कौशल, कोऑपरेटिव एंड सोशल स्किल्स हो गए, ऑप्शन ए। अगला है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर असेसिंग अ चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर टाइम, समय के साथ बच्चे की प्रगति का आकलन करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है समय के साथ। तो अब एक चीज़ और याद रखें, ये थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। जब भी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में केवल लगा रहे ओनली, ये आप मान के चलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा याद रखिए ये। जब भी केवल यानी ये निगेटिव हो जाते हैं। तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें केवल लगा है। केवल एक अचानक परीक्षा, केवल वार्षिक अंक, केवल उपस्थिति, यानी तीनों नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पोर्टफोलियो और निरंतर प्रमाण। अगला है प्रश्न 42।
शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए भाषा और उदाहरणों में अनुकूलन करता है। यह किसे दर्शाता है? भाषा और कल्चरली रिस्पॉन्स टीचिंग, सांस्कृतिक रूप से। अगला है, अधिगम में अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम वर्णन कौन है? अधिगम में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, लर्निंग में मोटिवेशन, बेस्ट डिस्क्राइब मोटिवेशन इन लर्निंग। तो यह दिशा, प्रयास और निरंतरता को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न 44। एक बच्चा संकेत मिलने पर समस्या हल कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। बायगॉट्स्की के अनुसार वह कार्य है, क्या है? तो कब सभी से, अगर हम ऑप्शन में देखें तो चारों ऑप्शन देखिए। एक मेथड और हमेशा याद रखें, एलिमिनेशन मेथड। अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं है, तो आप ये देखना है जो इसमें से कौन नहीं हो सकता है। ये भी एक मेथड है आंसर तक पहुंचने का, सही आंसर तक पहुंचने का। तो अगर ऑप्शन डी से देखें तो पूरी तरह जैविक है, प्योर बायोलॉजिकली है, ये तो हो ही नहीं सकता है। समस्या हल करने के लिए बायोलॉजिकल यानी जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, पहले से पूर्ण सीखा हुआ है। एक बच्चा संकेत मिलने पर समस्या हल करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। तो अगर पहले से मिला है तो फिर तो उसको संकेत की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सभी सीखने की क्षमता से बाहर है, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? निकटस्थ विकास क्षेत्र में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है रचनावादी, उसमें टीचर की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? टीचर क्या है? टीचर एज ए फैसिलिटेटर। टीचर कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है? बच्चे खुद करेंगे, खुद खोजेंगे, आंसर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद ही करेंगे। टीचर का काम है एज अ फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटर के काम। अगला प्रश्न नंबर 46। एक विद्यार्थी सहपाठियों के साथ प्रमाण पर चर्चा करने के बाद अपनी गलत धारणा बदलता है, यह किसका उदाहरण है? एक विद्यार्थी सहपाठियों के प्रमाण पर चर्चा करने के बाद अपनी धारणा, उनका कंसेप्ट चेंज हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये है कंसेप्चुअल चेंज थ्रू इंटरेक्शन, अंतःक्रिया द्वारा अवधारणात्मक परिवर्तन। क्योंकि बाकी आप आंसर देखें, रट कर याद करना ये भी नहीं होगा, दंड द्वारा सीखना ये भी नहीं होगा, और केवल शारीरिक परिपक्वता ये भी नहीं होगा। अगला है, समावेशी कक्षा में कौन सी गतिविधियां सबसे कम उपयुक्त है? समावेशी कक्षा में कौन सी गतिविधियां सबसे कम उपयुक्त है? तो देखा जाए तो इसमें होगा समावेशी कौन सी गतिविधियां सबसे कम, तो सबसे कम देखें, अगर समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का, जैसे हमने पहले समझा है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या? सबको साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में, देखो अगर चारों ऑप्शन का देखा जाए तो पहले है दिव्यांगता के कारण किसी विद्यार्थी को अलग करना, ये तो बिल्कुल नहीं है। समावेशी एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहला ही आंसर गलत है। तो यही आंसर इसका होगा, पहला ही ऑप्शन होगा आंसर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत क्या है? एविडेंस ऑफ मीनिंगफुल स्टूडेंट लर्निंग, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम का प्रमाण। तो अभी हमने समझा ये क्विज क्वेश्चंस, आशा करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और अपना स्कोर आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपने स्कोर किया ईमानदारी से। और इससे रिलेटेड वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आशा करते हैं आप देखेंगे, समझेंगे और यूँ ही तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।